नाजरीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट इंस्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको FBR के नए पोर्टल पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें पहले कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लें। वेब ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें ये आइरिस का एक लिंक आएगा, या इसको मैं आपको URL एड्रेस बताता हूँ। तो आइरिस के लिए आप जो है iris.fbr.gov.pk FBR का नया आइरिस 2.0 खुल गया है। अब इसमें अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, इनकम टैक्स में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा ये एक पेज खुल जाएगा। उसको फिलअप करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद ई इनरोलमेंट करेंगे। इनके लिए आपके पास एक तो आप ऐसी सिम होनी चाहिए जो कि आपके अपने शनाख्ती कार्ड पे इशू की गई हो, या फिर दूसरा आपको अपना एक ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। तो आइए अब इसको हम अपने पर्टिकुलर्स इंटर करते हैं। ये पासवर्ड इसको शनाख्ती कार्ड एंट्री करें मगर इसमें कोई डैश ना हो। ये पासवर्ड एंट्री हो गया। उसके बाद हम इसको लॉगिन को क्लिक कर देते हैं। तो अब ये इसका पहला पेज FBR का खुल गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल ऊपर ऊपर लिंक्स है। ये रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, अपील, रिफंड, DLFB, विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स, CPRA, करेक्शन, सेल्स टैक्स। फिर उसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट है, और ये MIS सिस्टम है, ये सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट, ये सेल्स टैक्स के पार्ट्स हैं। फिर MIS में मालूमात होंगी जो भी आपने अपने शनाख्ती कार्ड पे एसेट्स लिए हुए हैं, कोई आपने खर्चा किया हुआ है बैंक में, जो आपको इंटरेस्ट मिला है, वो सारी चीज़ें उनके वेबसाइट में आ जाती हैं। तो हम इसको पहले देखते हैं डिक्लेरेशन को, ताकि हमें रिटर्न इसमें मिलेगी। डिक्लेरेशन में जब आप आएंगे तो पहली जो लिंक है रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स में, ओरिजिनल, सिंप्लीफाइड, ये नॉर्मल रिटर्न है एक्सक्लूडिंग बिजनेस। फिर नॉर्मल रिटर्न है एक्सक्लूडिंग बिजनेस, ये विजर्ड व्यू है दोनों के। सैलरी रिटर्न है इंडिविजुअल, विजर्ड व्यू है, ये विजर्ड व्यू सैलरी रिटर्न, ये टैक्स ईयर्स के हिसाब से। अब ये जो है आपकी नॉर्मल टैक्स 2023 की है, ये 2021 की है, 2023, 2022, तो ये इस साल के हिसाब से 21 और फिर 22। मगर हमें विजर्ड व्यू में नहीं जाना। अब रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, क्लासिक व्यू अगर सिर्फ सैलरी की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो क्लासिक व्यू में आ जाए, सिर्फ उसकी जो है सैलरी के ही उसमें पर्टिकुलर्स मांगे गए, सिंपल होती है। फिर सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर्स, ये भी क्लासिक व्यू है। 116(2) में वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म है, और कैपिटल वैल्यू टैक्स 22 की स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स, ये फॉरेन एसेट्स की स्टेटमेंट कानूनन देनी है, अगर है वो रिक्वायरमेंट है तो देनी है ये सारे फॉर्म। अब नॉर्मल रिटर्न AOP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन,
इसका आगे हम जाके अपने आइंदा वीडियोस में जिक्र करेंगे कि फाइनल टैक्सेशन क्या होती है। अब फिलहाल हम जो है इसको नॉर्मल रिटर्न खोलते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी के अलावा बाकी चीजें भी आ जाती हैं जिसको समझना जरूरी है। और अगर सैलरी वाले भी चाहें तो उनको सैलरी के ही कॉलम्स भर के और फाइल कर सकते हैं। और ये सारी रिटर्न समझने के लिए हम इसको खोलते हैं। अब इसमें ये मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री कर दिया। अब इसमें दूसरे कॉलम में टैक्स पीरियड मांग रहा है, वो हमने 2023 एंट्री कर दिया। इसमें खुद ही लिख दिया जुलाई 22 टू जून 23। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये रिटर्न का फॉर्म खुल गया। अब इसमें ये पहला लिंक आता है एम्प्लॉयमेंट में। अब आता है एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। सैलरी को जब लिंक आप ओपन करेंगे तो ये सैलरी पहले ही खुला हुआ है, और इसमें कुछ चीजें हैं जैसे पे, वेजेस, अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। अब लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के एरियर मिलते हैं, वो भी इसमें मांग रहा है आपसे। तो ये जो पहला इसका कॉलम है टोटल अमाउंट, ये तो कोड इनके हिसाब से होते हैं, वो रखते हैं मालूमात। तो टोटल अमाउंट के नीचे ये इनकम फ्रॉम सैलरी का खाना खुल जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में नीचे जो ये आते हैं जिसकी ब्रेकअप दे रहा है। अब हम इसको तस्वर करते हैं कि हमारी जो टोटल अमाउंट सैलरी मिली है वो साल में 12 लाख मिली है। अब अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स फाइनल टैक्स, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। फिक्स टैक्स तो उसमें आ गई, वो हिसाब किताब नहीं होता। फाइनल में भी यही होता है। तो इसमें हम दूसरा इसमें वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंसेस हैं, दूसरे अलाउंसेस, ये सारे लंप करके एक जगह डाल दें। अब हम इसमें लिख देते हैं कि हमारा 2 लाख का जो अमाउंट है वो इसमें टैक्स नहीं लगती उस पे, ये इसमें से मिना हो जाए। तो 2 लाख का अमाउंट एंट्री करने के बाद फिर हम जो है इसको कैलकुलेट का बटन जब दबाएंगे तो ये कैलकुलेट करके फिर हमें बताएगा आखिर में इस कॉलम में कि ये आपका टैक्सेबल 10 लाख हो जाता है, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अब ये अलाउंसेस हैं जो कि इंक्लूडिंग फ्लाइंग अलाउंस, सबमेरिन अलाउंस, इनके बारे में कुछ कवानीन है। अब जहाँ फ्लाइंग अलाउंस यहाँ पे एंट्री करेगा, फिर उसमें से जो एग्जेम्प्ट होगा वो यहाँ एंट्री करेगा, फिर ये नेट आ जाएगा और ये खुद ही कैलकुलेट नेट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट ये होती है क्या, एक जिस तरह सरकारी या मुलाजमत में कोई आदमी ड्यूटी के लिए खुद खर्च करता है, या उसको फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस अलाउड है, पहले वो खुद खर्च करता है, फिर उसको वो चीज़ें रीइंबर्स होती है, वापस मिलती है। तो ये उसमें रीइंबर्समेंट, ये टोटल अमाउंट, ये एग्जेम्प्ट अमाउंट, फर्ज करें इसमें आप 1 लाख टोटल है, और ये टोटल है, और ये इसका जो एग्जेम्प्ट सारा, सारे का सारा एग्जेम्प्ट है। तो ये जब डालेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये टैक्सेबल में जीरो आ गया। वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉनिटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को गाड़ियां दे दी गई थी, तो उसके वो उसके गाड़ियां दे दी या इस तरह की चीजें दे दी, तो फिर उसमें उसके पैसे उसको ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह मिलती थी, ये वो चीजें इसमें भी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का सिस्टम है। अब ये कॉलम है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू पे, तनख्वाह के जगह पे कोई और आपको प्रॉफिट मिला है, वेजेस मजदूरी दूसरी रिम्यूनरेशन मिली है,
तो तनख्वाह के अलावा ये होता है जैसे कोई गोल्डन हैंड शेक लेता है वगैरह वगैरह, तो उसको उतने अरसे की तनख्वाह दे देते हैं। अब ये है इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट। अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं और वो आपको तनख्वाह के लीव में उसके बदले कोई चीज दे रहे हैं, तो ये उसका भी यहाँ पे ये चीज होगी। अब दूसरा इसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ये जब आप लिंक को करेंगे ओपन, तो ये रिसीट्स एंड डिडक्शंस आ जाता है। रिसीट्स एंड डिडक्शन में ये इनकम प्रॉपर्टी में से कितनी है, इसमें भी वही टोटल अमाउंट नहीं, ये पहले इसमें आ गया टोटल रिसीट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो रिसीट्स यहाँ एंट्री होंगी, और फिर उसी तरह अमाउंट एग्जेम्प्ट आएगा, और उसी तरह फिर अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ जाएगा। और रिसीट भी वो नहीं खुल रहा था असल में। ये यहाँ से आता है रेंट रिसीव या रिसीवेबल, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये तो ऑटो कैलकुलेट करेगा बाद में। तो रेंट कितना आपको मिला है और कितना मिलेगा, तो जो एक्रूअल बेसिस पे भी रेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा आ जाएगा अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब ये फर्ज करें इसमें हम डाल देते हैं 1 लाख। अब ये एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये पूरे का पूरा उसमें ले आया। इसमें ये जो है उस पे 1 लाख पे डिडक्शन इसमें 20,000 की निकालनी। वो डिडक्शंस ये होती हैं कि जो ऐसा रेंट जो कि आपका नॉन एडजस्टेबल हो रेंट के अगेंस्ट 1/10, वो हर साल जितनी भी आपने एडवांस मुझसे ली हुई है एडवांस, उसका हर साल 10वां हिस्सा रेंट में इंक्लूड हो जाता है, वो यहाँ आ जाएगा। इसके एग्जेम्पशन के कॉलम में कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी का डिपॉजिट फोरफीट कर रहे हैं, सेल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उसमें आपको आगे जो है वो डिपॉजिट के बाद कुछ भी नहीं दिया, तो डिपॉजिट फोरफीट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ इनकम में शामिल कर लेंगे। वो बाकी आगे खुद ही उसमें जो है वो ऑटो कैलकुलेट करेगा। रिकवरी ऑफ अनपेड इरिकवरेबल रेंट, तो ऐसा रेंट जो कि आपको मिला नहीं है पहले मगर बाद में रिकवर हुआ है, तो आपने पहले डिडक्शन उस पर ले ली हुई है, मगर अब रिकवर हो गया, आपने कहा कि जी रिकवर नहीं हुआ, लिहाजा मुझे डिडक्शन दे दे, तो जब भी वो मिलेगा तो वो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। अनपेड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग 3 years, एक्सीडिंग 3 years। ये वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी आपके ऊपर किसी का कर्जा है और आप जो है वो उसको बाकायदा उसमें से मिला करते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं आपके एसेट्स के अगेंस्ट कि ये मेरे कर्जे के लिए हुए एसेट है। अगर उसी अमाउंट को उसको आप पे नहीं कर रहे हो, 3 साल गुजर जाते हैं, तो फिर वो कर्जा यहाँ पे इनकम में ऐड हो जाता है। इसमें एग्जेप्शन कुछ है तो जब ये कॉलम इसमें खुल रहा है। अब टोटल डिडक्शंस फ्रॉम प्रॉपर्टी 20,000 की टोटल डिडक्शन दे दी उसने, पहले कैलकुलेट कर लिया अपने हिसाब से, फिर उसने 80,000 की टैक्सेबल इनकम बना दी। इसमें जब डालेंगे वो चीजें तो फिर वो बढ़ा देगा 80,000 को। जैसे आपने रेंट रिसीवेबल हो गया, अब ये रिकवरी आपने की है किसी अमाउंट की, समझ में आपने 40,000 रेंट रिकवरेबल था, वो आपको आपने अनपेड था, आपने पहले उसका अलाउंस लिया हुआ था, जो है इसमें ये आपने डाल दिया 40,000 का 40,000, एग्जेम्पशन में 0 दिखा रहे। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 80,000 में 40,000 जमा होके 1,12,000 इस तरह बढ़ती जाएगी। अब दूसरा लिंक है बिजनेस का। बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, इसमें सारे कॉलम्स हैं, क्योंकि लंबी हो जाएगी इस वजह से आप देखते जाएं। अदर रेवेन्यूज जो है वो
इसमें टेक्निकल फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज, जो भी चीज़ें हैं, गेम वगैरह ये देख लीजिएगा, इसको हम इसके स्कोप में नहीं लाते। फिर ये एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह। फिर इनएडमिसेबल डिडक्शंस हैं, जो कि ऐसी डिडक्शन जो नहीं मिलती, एडमिसेबल नहीं है। और एडजस्टमेंट्स आ गई, जैसे अनएडजस्टेड लॉस और ये चीज़ें फिर बाद में देखेंगे। बिजनेस एसेट इसमें आ जाते हैं कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं। ये फिर कैपिटल एसेट आ जाते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम आ जाती है। अदर सोर्सेज में दो चीज़ें, रिसीट और डिडक्शन। रिसीट में जब आएंगे तो एक बहबूद सर्टिफिकेट होते हैं और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, ये इसमें आएगा। रॉयल्टी कोई मिल रही है इन्वेंशन पे, पेटेंट पे। प्रॉफिट ऑन डेट्स, अगर 5 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो यहाँ उसकी इनकम में ऐड होगा, वरना तो फाइनल होता है। लोन, एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, अगर कैश में वो आपको मिलती है कोई गिफ्ट, लोन, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। अदर रिसीट्स, ग्राउंड रेंट जो मिला है, जो आपने ग्राउंड किसी को रेंट पे दिया, उसने बिल्डिंग बना ली है। अब अदर सोर्स के बाद फॉरेन और एग्रीकल्चर आ जाता है। फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर में, ये फॉरेन सोर्स खोलेंगे तो सारा फॉरेन का आएगा। ये एग्रीकल्चर का है, ये भी हम इसको इस में नहीं डालते स्कोप में। अब आता है चार्जेबल टैक्स, चार्जेबल पेमेंट्स। अब डिडक्टिबल अलाउंसेस जो है वो इसमें ज़कात आ गया, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट, एजुकेशनल एक्सपेंसेस वगैरह, ये डिडक्ट करने होते हैं सारी इनकम्स में से। ये टैक्स चार्जेबल आ गई। तो इनकम टैक्स, वर्किंग कैपिटल, 9 शेड्यूल का इसमें आगे, इसमें कोई फिलहाल ये जो है एक ही एंट्री है, वो इसमें 9 शेड्यूल की डालनी होगी। अब टैक्स रिडक्शंस है। टैक्स रिडक्शन में फुल टाइम टीचर अगर कोई है तो उसको वो एक रिडक्शन देते हैं, 25% के करीब है, वो टैक्स में से रिड्यूस हो जाता है। और बहबूद सर्टिफिकेट पे रिडक्शन है। बहबूद में ये है कि उसमें प्रॉफिट इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि वो ये जितनी भी टैक्स लग रही है सबसे बहबूद भी मिला के, दूसरी हेड में भी मिला के, तो उसको फिर बहबूद के रिलेशन में प्रोपोर्शनल टैक्स दिखा लगाते हैं। कहीं बहबूद में 10% या इतना रेट था, उससे बढ़ तो नहीं गई, अगर बढ़ गई है तो फिर वो 10% से तक जो बढ़ी है वो कम कर देगी, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। फिर कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है वो रिडक्शन हो जाएंगी। और कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये यहाँ 50% है, यहाँ 75%, ये दो कॉलम है। अब आते हैं टैक्स क्रेडिट्स में। टैक्स क्रेडिट्स में ये जो है टैक्स क्रेडिट, ये इसमें चैरिटेबल डोनेशंस वगैरह में देते हैं, कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका क्रेडिट है। और ये पहले था, अब नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का, इसका भी क्रेडिट मिलता है, वो कैलकुलेशन फार्मूला होता है। इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, कोल माइनिंग, ये सारा इसमें देखना पड़ेगा जिस वक्त रिटर्न करें, तो देख ये कॉलम आपके साथ एप्लीकेबल है या नहीं। अब कॉलम है एडजस्टेबल टैक्स का। इसमें एडजस्टेबल टैक्स में ये सारे इंपोर्ट वगैरह जो आपसे रिलेवेंट है वो उसको देख लीजिएगा। एडजस्टेबल टैक्स तो बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत लंबा है ये। ये सारे एडजस्टेबल टैक्स हैं, पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह वगैरह, ये वो टैक्स हैं जो कि आप अपनी इनकम से मिन्हा कर सकते हैं। जैसे मोटर व्हीकल टैक्स है, मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज हैं। पैसेंजर ट्रांस, इलेक्ट्रिसिटी बिल है,
वो आप जो है उसमें टैक्स कटती है वो में ना कर सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल टैक्स वगैरह वगैरह। तो ये हो जाती है सारी एडजस्टेबल। ये चूंकि लंबा है तो इसको आप रिटर्न भरते वक्त देख लीजिएगा। अब उसमें आता है 7E की टैक्स है। 7E ये है कि वो डीम्ड इनकम होती है। तो इसमें जो भी एग्जेम्पशन है एक्सक्लूडिंग है, ये एग्रीकल्चर लैंड दिखानी है, फार्म हाउस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, टोटल वैल्यू, फिर इसमें टैक्सेबल कितना है, और फिर डीम्ड इनकम कितनी बनती है। तो जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई होती है और उसमें से कोई यूज नहीं हो रहा है, इनकम नहीं आ रही, तो ये नया सेक्शन डीम्ड इनकम का आया है। इस पे मेरी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, वो फिर मैं लिंक दे दूंगा आखिरी स्लाइड में, वो देख लीजिएगा। डीम्ड इनकम के बाद अब आ जाता है फिक्स्ड, फाइनल फिक्स्ड, मिनिमम एवरेज, फाइनल टैक्स, फिक्स टैक्स, मिनिमम एवरेज, इसका कॉलम आता है। ये वो टैक्स हैं, ये या तो फाइनल हो जाती हैं जैसे ही आपकी डिडक्शन होती है, तो फिर आगे हिसाब किताब नहीं होता, फिर वो फाइनल हो जाती है। ऐसी टैक्सेस इसमें है। फिर उसके बाद ऐसी टैक्सेस हैं जो कि मिनिमम है, उनसे फिर मिनिमम में जो है उस पे इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं मिलता क्रेडिट इसका, बल्कि उसको मिनिमम का हिसाब लगा के, मिनिमम है तो ठीक है, अगर बढ़ती है तो फिर उसकी पेमेंट करनी होती है। ये इस तरह के टैक्सेस इसमें मिनिमम और ये आ जाते हैं। ये इसमें देखना पड़ेगा, बहुत लंबा है ये सारा, मिनिमम वगैरह फिक्स पेमेंट, ये उसका हिसाब है। ये एंट्री करते जाएंगे जो भी आपसे रिलेवेंट है। अब आ जाता है कंप्यूटेशन का चैप्टर, कि कंप्यूटेशन कैसे हुई। अब सैलरी की इनकम जो थी वो 13 लाख में से 3,000 निकाल लिए, बाकी 10,000 हो गए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है 12 लाख हो, और इसको मैंने गलती से 13 कर दिया। हाँ, इसमें 1 लाख और भी हमने डाला था, ठीक है, जो कि सारा एग्जेम्पशन में डाल दिया था। नेट 10 लाख। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1,12,000 हो गई। ये सारे उसमें तफसील आएंगे कि जो भी ऊपर हमने इसमें एंट्री की है वो कंप्यूटेशन है, ये फाइनल उसमें समरी इसकी ले आएगा। फिर ये टैक्स क्रेडिट्स वगैरह उसमें से जो है वो निकालेगा। मिनिमम टैक्स का डिफरेंस आएगा, अगर जायद पे करनी है तो जायद उसमें चार्ज करेगा। अब आती है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में पहले पर्सनल एक्सपेंसेस देने होंगे, ये सारे रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह सब इसमें तफसील है। तो जो भी आप दे सकते हैं उसमें दे दें। अगर किसी की वो नहीं बन पा रही बाइफर्केशन, तो उसको यहाँ अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में दे दीजिएगा। और अगर किसी फैमिली मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसका भी अमाउंट यहाँ दे देंगे, ताकि बैलेंस बन जाए, उसका बैलेंस का पता चले कि जायद एक्सपेंसेस कहाँ से आए। ये इस पर्सनल एसेट लायबिलिटीज है, इसमें सब कुछ जो आता है तफसील आ जाती है, आपकी जायदाद की, आपकी बैंक अकाउंट्स की, आपकी जो है उसमें ये गाड़ियों की, और उसमें इस तरह की जो भी जायदाद है आपके पास, एसेट्स हैं, उनकी सारी तफसील आ जाती है। कैश नॉन बिजनेस है वगैरह वगैरह, ये देख के इसको उसी हिसाब से फिल करते जाए। और टोटल एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी आ गए। फिर उसके बाद ये आपने, अब आ गया लाइबिलिटीज। ये उसकी तफसील वहां देनी है कि ये मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक का है, और ये है वो है। वो लाइबिलिटीज कट जाएंगी तो बाकी नेट एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि आपके इनकम से करेस्पॉन्ड करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जो अमाउंट करेस्पॉन्ड नहीं करता वो फिर कहेंगे कि ये आपकी ब्लैक मनी है, और वो आपके उसमें इनकम में ऐड कर देंगे अनएक्सप्लेन्ड इनकम के तौर पे।
उसका पता चलेगा रिकंसिलिएशन से। पहले ये आ जाता है नेट एसेट करंट ईयर के जो आपने उसमें डाले हुए हैं, ये खुद ब खुद आ जाएंगे। ये चूंकि मेरे डले हुए थे पिछले साल के, तो खुद ही आ गया। अब प्रीवियस, इस साल जो हमने डाले वही आगे कैरी ओवर होके ये प्रीवियस ईयर के। अब इंक्रीज डिक्रीज होगी तो हमने प्रीवियस ईयर के डाले नहीं है, लिहाजा वो जीरो आ गए। अब इसमें इंक्रीज अगर आ जाती तो फिर उसके यहाँ समझाना पड़ता है इनफ्लोज। तो इनफ्लोज में ये पहले आता है आपने इनकम डिक्लेयर कितनी की है इस साल, और इनकम डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट कितनी है, ये तो टैक्सेबल है। फिर एग्जेम्प्ट कितनी है वो भी तो उस एसेट के अगेंस्ट काम आती है। इनकम एट्रीब्यूट निस्बती इनकम जो है वो फिर मैं किसी और प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा। ये जो फाइनल और फिक्स टैक्स होती है ना, ये मुख्तसरन यूं समझ लें कि आपने टैक्स दे दी हुई होती है, और फिर उसमें जो है वो इनकम चूंकि आती नहीं, वो पूरी टर्नओवर पे लगती है, तो लिहाजा उसको कैलकुलेट करते हैं वर्क बैक करके, वो फिर वो इनकम भी यहाँ इंक्लूड होती है एसेट के अगेंस्ट। और इनकम में अगर कोई एडजस्टमेंट्स की हैं डिक्लेयर्ड इनकम में तो वो आ जाती हैं। फिर फॉरेन रेमिटेंस आ गए, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो आ गया। और इनहेरिटेंस में अगर बड़ों से कोई इनहेरिट हुआ है तो ये चीज आ जाएगी, विरसे में जो चीज मिली, गिफ्ट आ जाती है। मतलब जो जो चीजें आपके पास आ रही हैं वो इसमें शामिल करेंगे कि ये मेरी इनफ्लो हुई, ये मेरे पास आया। और इनके अलावा अगर कोई इसमें फाल नहीं होता तो वो अदर्स में आ जाएगा। अब इनफ्लोज में से जब आउटफ्लोज निकालेंगे तब जाके आपके एसेट रिकंसाइल होंगे। आउटफ्लोज में एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस जिसकी तफसील हम दे के आए हैं, गिफ्ट आएगी, गिफ्ट में आपने दूसरों को गिफ्ट किया, और फिर जो है अदर्स का जो अमाउंट है, फिर वो कोई आपने एसेट बेचा है और उस पर नुकसान हुआ है तो वो भी आपके इनफ्लोज में से कट जाएगा। और फिर ये इसमें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आएगा जो कि आना नहीं चाहिए, दोनों सारे बराबर होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर अनरिकंसाइल्ड हुआ तो वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आखिरी कॉलम है, एसेट ट्रांसफर्ड सोल्ड गिफ्टेड डोनेटेड, जो एसेट ट्रांसफर हुए वो कितने हुए थे, ये भी आउटफ्लोज में से निकल जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद इसको आखिर में कैलकुलेट करेंगे। इसमें आसानी ये होती है कि अगर आप रिटर्न खोल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के जितनी भी रिटर्न है अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आप इसको जो है अपने तौर पे उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं तो फिर उसके बाद ये होता है कि इस रिटर्न को वेरीफाई करते हैं। सेव तो ये करता आ रहा है खुद ही। अब ये सारे कॉलम्स इसमें आ गए। अब सबमिट करने से पहले ये आपसे पिन मांगेगा, जब सबमिट सबमिट करने लगेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा। और फिर अगर कोई पेमेंट की है तो ये पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। इसमें पेमेंट के पोर्शन को जब खोलेंगे तो ये सारा अनक्लेम्ड पेमेंट्स, ये पेमेंट्स और पेमेंट समरी, ये चीजें नॉट अवेलेबल है अभी, इसमें कोई पेमेंट हमने की नहीं है। डिप्रेसिएशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर सेव करके जब इसको सबमिट करेंगे तो फिर वो आपसे पिन मांगेगा। वो 4 पुरुषों की पिन होती है, फिर उसमें रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब इसको हम क्लोज करते हैं। ये अनसेव्ड चेंजेस कहता है कि आपकी निकल जाएंगी। अब इसमें एक चीज ये आती है कि इन बॉक्स में तो करस्पॉन्डिंग जो एफडीआर की तरफ से आती है, ये जो रिटर्न हमने बनाई तो जो अभी अनसबमिट हुई है वो ड्राफ्ट के फोल्डर में आ जाती है। ड्राफ्ट के फोल्डर में
ये भी टाइम ले रहा है थोड़ा। तो ये जो हमने सब रिटर्न बनाई थी, ये इसमें ड्राफ्ट के फोल्डर में आ गई। तो इसको अब अभी हम नहीं बनाते, आइंदा इसको जब हम भी इनकम्प्लीट छोड़ा है तो जो कंप्लीशन करेंगे फिर इसको खोलेंगे और यहाँ पे फिर ये एडिट वगैरह करेंगे। तो ये इसके साथ ही मैं आपको जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा ये लेक्चर सुना। और उसके साथ ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक का बटन दबा दें, नीचे दिया हुआ है। और इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आइंदा फ्यूचर में ऐसी मालूमाती रिटर्न्स आपको बहुत कम्युनिकेट कर दे हो जाए। और उसमें वो जो है वो भी बेल आइकन का भी बटन दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।